सोचिए एक ऐसी ताकत जो पर्दे पर आते ही ना बड़े से बड़े सुपरस्टार को एकदम गायब कर दे। अरे हाँ, मतलब हीरो का जो हीरोपन है वो बिल्कुल फीका पड़ जाए। बिल्कुल। देखिए 1960 के दशक में बॉलीवुड में एक अजीब सा डर था। कहा जाता है कि उस वक्त के जो लीड एक्टर्स थे ना, वो एक खास शख्स के साथ काम करने से सच में घबराते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि जैसी वो आएगा लोग सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे। सही कहा। और वो शख्स थे महमूद। तो आज की इस चर्चा में हमारा मिशन यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 75 सालों में 1950 से लेकर आज 2025 तक बॉलीवुड में हंसाने का तरीका आखिर कैसे बदला है। और ये सफर सच में किसी जादू से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो अक्सर फिल्मों में हम कहानियां और किरदार भूल जाते हैं। हाँ, पर वो जो कॉमेडी सीन होता है वो याद रह जाता है। एकदम। पर्दे पर देखा गया वो एक पल जब आपकी अचानक हंसी छूट गई हो, वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि लोगों ने क्या देखा। तो फिर क्या है? सवाल ये है कि आखिर उन्हें हंसी आई क्यों। समय के साथ हंसाने का जो तरीका बदला है, जो मनोविज्ञान बदला है ना, वो असल में हमारे समाज के बदलने का एक आईना है। तो चलिए इस मनोविज्ञान को थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। अगर मैं 1950s और 60 के दशक की बात करूं तो वहां महमूद और जॉनी वॉकर जैसे दिग्गज थे। मुझे ना हमेशा लगता था कि उनकी कॉमेडी बस उनके अजीब चेहरों या कपड़ों की वजह से काम करती थी। अच्छा, आपको ऐसा लगता था? हाँ, मतलब देखिए, सिर्फ कपड़े तो किसी को इतना बड़ा स्टार नहीं बना सकते ना कि हीरो उनसे डरने लगे। इसके पीछे आखिर असली तकनीक क्या थी? देखिए, वहाँ खेल पूरी तरह से फिजिकल डिस्रप्शन का था। यानी शारीरिक गतिविधियों के जरिए पूरे पर्दे पर अपना ध्यान खींच लेना। महमूद साहब सिर्फ अपने डायलॉग नहीं बोलते थे, वो पूरे फ्रेम को अपनी एनर्जी से घेर लेते थे। ओह, यानी उनकी प्रेजेंस ही सब कुछ थी। बिल्कुल। उनकी आंखों का अचानक फैलना, उनके चलने का ढंग और आवाज में जो अचानक से बदलाव आता था, ये सब इतना बड़ा और एग्जैजरेटेड होता था कि किसी की नजर हीरो पर जा ही नहीं सकती थी। वो फ्रेम को एक तरह से हाईजैक कर लेते थे। सही वर्ड यूज किया आपने, हाईजैक। वहीं अगर हम जॉनी वॉकर की बात करें तो उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो आमतौर पर एक शराबी का किरदार निभाते थे। और आप ही बताइए, एक शराबी के किरदार की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? मुझे लगता है कि वो बिना किसी डर के कुछ भी बोल सकता है। मतलब समाज की कोई शर्म या लिहाज उस पे लागू नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जॉनी वॉकर ठीक उसी आज़ादी का इस्तेमाल करते थे। हीरो जो सच्ची बात समझ के डर से बोल नहीं पाता था ना, वो जॉनी वॉकर का किरदार हंसते हंसते और लड़खड़ाते हुए कह जाता था। अच्छा, तो लोग दरअसल उस सच को सुनकर हंसते थे। हाँ, क्योंकि वो उनकी अपनी जिंदगी का सच होता था। वहाँ हंसी एक रिलीज की तरह थी, एक ऐसी आज़ादी जो उन्हें असली जिंदगी में नहीं मिलती थी। लेकिन एक वक्त के बाद ये शारीरिक कॉमेडी और ये रिलीज वाली बात थोड़ी पुरानी तो लगने लगी होगी। दर्शक भी तो समझ गए होंगे कि अब ये आंख फैलाकर हंसाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये फॉर्मूला पुराना होने लगा, तब कॉमेडी ने क्या नया रूप लिया? यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ शब्दों को हथियार बनाया गया। और यहाँ 1980 के दशक में कादिर खान की एंट्री होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कादिर खान सिर्फ पर्दे पर आकर अजीब हरकतें नहीं करते थे। उन्होंने कॉमेडी को एक म्यूजिकल मेट्रोनम जैसा बना दिया था। रुकिए, म्यूजिकल मेट्रोनम मतलब आप कह रहे हैं कि उनके डायलॉग्स में एक गाने जैसी लय थी? हाँ, एक लय थी। लेकिन मैंने तो उन्हें हमेशा भारी आवाज में थोड़े गुस्से वाले मजाक करते देखा है। इसमें संगीत कहाँ से आ गया? देखिए, संगीत का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता ना। संगीत का मतलब ताल और ठहराव भी होता है। कादिर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक डायलॉग राइटर भी थे। उनके लिखे शब्दों में एक पक्की रिदम होती थी। ओह अच्छा, तो वो लिखते वक्त ही उसकी टाइमिंग सेट कर देते थे। बिल्कुल। वो पहले एक लंबी भारी लाइन बोलते थे जिससे दर्शक के दिमाग में एक तनाव पैदा होता था, और ठीक चौथे बीट पर ना उनका पंच लाइन गिरता था। क्या बात है। उन्होंने हिंदी और उर्दू के भारी शब्दों को आम बोलचाल के साथ मिलाकर एक ऐसा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट पैदा किया जो अपने आप में हंसी लाता था। साबित कर दिया कि शब्दों की लिखावट खुद एक जादू है। ये सच में एक अलग नजरिया है। यानी जो ताकत पहले चेहरे और शरीर में थी, वो अब पेन और शब्दों में आ चुकी थी। पर यहाँ मेरे दिमाग में असरानी साहब का ख्याल आ रहा है। शोले वाले असरानी जी? हाँ, वही उनका अंग्रेजों के जमाने का जेलर वाला किरदार। अगर शब्दों की इतनी अहमियत थी तो असरानी जी का तो रोल ही मुश्किल से 2 या 3 मिनट का था फिल्म में।
फिर भी 2.5 घंटे की फिल्म में लोग गब्बर के बाद शायद उन्हीं को सबसे ज्यादा याद रखते हैं। हाँ, ये तो है। एक छोटे से रोल का मनोविज्ञान क्या होता है कि वो पूरी फिल्म पर भारी पड़ जाए। इसे हम कैरिकेचर कह सकते हैं, या किसी एक खास आदत को पकड़कर उसे हद से ज्यादा बड़ा कर देना। असरानी ने उस जेलर में आखिर क्या दिखाया था? एक अजीब सा नकली रॉब। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसके पास ताकत तो कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद को किसी डिक्टेटर से कम नहीं समझता। वो तनकर चलता है, उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव है। हाँ, वो उनका चलने का स्टाइल बड़ा अजीब था। हंसी इसलिए नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है, हंसी उसके नकली रॉब और उसकी असली हैसियत के बीच की जो खाई है ना, उस विरोधाभास पर आती है। उन्होंने उस एक अजीब आदत को इतनी शिद्दत से पकड़ा कि वो सीन पूरी तरह उनका हो गया। विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट, ये पॉइंट बहुत गहरा है। लेकिन अब जब हम 90s के दशक की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे इस बात पर थोड़ी सी आपत्ति यानी पुशबैक देना है। अच्छा, 90s से क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम नहीं, पर 90s में ना अचानक से सब कुछ बहुत लाउड हो गया था। रंग बिरंगे कपड़े, लाउड म्यूजिक और कॉमेडी तो जैसे पूरे पर्दे को फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मेरा सवाल यह है कि क्या 90s की कॉमेडी कभी-कभी थका देने वाली नहीं हो जाती थी? आपका सवाल जायज़ है। अगर हम उसे आज के नज़रिए से देखें तो सच में थका देने वाला लग सकता है, लेकिन उस वक्त की सच्चाई अलग थी। वो कैसे? उस वक्त ना लोग थिएटर में अपनी आम थकी हुई जिंदगी को भूलने जाते थे। उन्हें एंटरटेनमेंट का एक मुकम्मल पैकेज चाहिए था, और इसलिए गोविंदा उस दौर के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। उन्होंने हंसी को एक निरंतर ऊर्जा में बदल दिया था। यानी आप कह रहे हैं कि उनका लाउड होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, पर उनकी तकनीक क्या थी? वो बस नाचते थे और एक्सप्रेशंस देते थे? अरे नहीं, वो सिर्फ नाचते नहीं थे। गोविंदा का मनोविज्ञान उनकी लाइटनिंग फास्ट टाइमिंग में छिपा था। देखिए, वो दूसरे एक्टर की बात खत्म होने से ना एक माइक्रोसेकंड पहले ही अपनी बात शुरू कर देते थे। यानी पर्दे पर कोई डेड स्पेस ही नहीं होता था। एकदम सही। उनका पूरा शरीर एक कॉमेडी टूल था। उनके कपड़ों का वो अजीब सा कॉम्बिनेशन खुद अपने आप में एक पंच लाइन हुआ करता था। हाँ, वो पीले और लाल पैंट्स। बिल्कुल। जैसे ही वो पर्दे पर आते थे, लोग पहले उनके कपड़े देखकर हंसते थे और फिर उनके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस पर। 90s आते आते कॉमेडी साइड रोल से निकलकर लीड रोल बन चुकी थी। गोविंदा ने कॉमेडी को ही हीरो बना दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी, उनका स्क्रीन पर होना सच में एक बिजली जैसा असर रखता था। लेकिन गोविंदा की इस बेइंतहा ऊर्जा के बाद आगे क्या? यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि 2000s के आते आते अचानक से एक्शन हीरोज कॉमेडी में आ गए। ये सच में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, है ना? अक्षय कुमार जैसे हीरोज जिनकी पहचान उनके कराते किक्स और एक्शन थे, वो हेरा फेरी जैसी फिल्मों में हंसाने लगे। 8 एक्शन हीरो अचानक से कॉमेडी किंग कैसे बन गया? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अक्षय कुमार ने अपनी एक्शन वाली जो ट्रेनिंग थी ना, हाँ, उसका इस्तेमाल कॉमेडी में किया। एक्शन की ट्रेनिंग कॉमेडी में, वो कैसे? देखिए, एक एक्शन सीन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या है? ठीक वक्त पर ठीक जगह होना, यानी कोरियोग्राफी। अक्षय ने उस कोरियोग्राफी की लय और टाइमिंग को अपने डायलॉग बोलने के ढंग में डाल दिया। ओह वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, उनकी कॉमेडी में एक अजीब सी तेजी थी, एक स्पीड थी। भागम भाग या गरम मसाला को याद कर लीजिए, वो भागते हुए डायलॉग बोल रहे हैं, गिरते हुए सीन कर रहे हैं, लेकिन उनका पंच लाइन बिल्कुल निशाने पर लगता था, ठीक वैसे ही जैसे उनका मुक्का लगता था। क्या बात है, एक्शन की टाइमिंग को कॉमेडी की टाइमिंग बना देना। लेकिन हेरा फेरी का नाम लिया तो वहां सिर्फ अक्षय कुमार की स्पीड तो नहीं थी ना, वहां एक और दिग्गज थे। बाबूराव। हाँ, बाबूराव। परेश रावल का वो किरदार सच में अलग था। वो पूरे वक्त परेशान रहता है, रोते हुए या गुस्से में बात करता है, फिर भी लोग पेट पकड़कर हंसते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एक इंसान जो पर्दे पर इतनी तकलीफ में है, उसे देखकर हमें इतनी हंसी क्यों आती है। इसे समझने के लिए एक प्रेशर कुकर का उदाहरण लीजिए। प्रेशर कुकर? हाँ, बाबूराव का किरदार उस प्रेशर कुकर की तरह है जिसमें थोड़ा सा भी पानी डालो तो वो सीटी मारने लगता है। वो एक आम आदमी है जो दुनिया की अजीब और बेतुकी चीजों के बीच फंस गए हैं, जैसे वो क्रॉस कनेक्शन वाला टेलीफोन। अरे हाँ, वो स्टार फिशरीज वाला सीन। बिल्कुल। हंसी इस बात पर थोड़ी आती है कि वो फोन उठा रहे हैं, हंसी इस बात पर आती है कि उस बेतुकी स्थिति में उनका गुस्सा बिल्कुल सच्चा है, वो सच में परेशान है। ओह, यानी उनकी सच्ची तकलीफ हमारे लिए कॉमेडी थी।
हाँ, जब एक किरदार अपनी परेशानी को पूरी गंभीरता से लेता है तो दिमाग में एक झटका लगता है। हम उनकी सच्ची परेशानी और हालात के बेतुकेपन पर हंसते हैं। बाबूराव को ना बिल्कुल नहीं पता कि वो मजाकिया हैं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा मजाकिया बनाता है। ये प्रेशर कुकर वाली बात एकदम परफेक्ट है। और मेरे ख्याल से यही वजह थी कि 2000 के दशक में हमें एक कॉमेडी बुफे देखने को मिला। एक तरफ अक्षय की गदरती थी, एक तरफ बाबूराव का सच्चा गुस्सा, और एक और थे जॉनी लीवर। ओ, जॉनी लीवर की तो बात ही अलग है। प्योर कॉमिक एनर्जी। हाँ, जिनके चेहरे की मांसपेशियां जैसे रबर की बनी हो। हर रोल में उनका अलग स्टाइल था। लेकिन जब 2010 का दौर आया तो पिछले एक दशक में ये एनर्जी थोड़ी कम हुई। कॉमेडी और भी ज़्यादा अजीब और नेचुरल हो गई। हाँ, 2010 में थोड़ा एक नया पागलपन देखने को मिला। वही तो, जैसे राजपाल यादव के छोटे रोल्स जिनमें सबसे बड़ा लाफ्टर छुपा होता था, या फिर तुषार कपूर जहां सिर्फ एक्सप्रेशन से पूरा सीन बन जाता था, और फुकरे का चूंचा। ये किस तरह का पागलपन था जो अचानक से नए जनरेशन को इतना पसंद आने लगा? क्योंकि नए जनरेशन को ना पर्दे पर परफेक्ट हीरोज नहीं चाहिए थे। चूचा उस दोस्त की परछाई था जो हम सबके ग्रुप में होता है, जो थोड़ा अजीब है, जिसकी बातें किसी को समझ नहीं आती, पर जो दिल का सच्चा है। हाँ, सबका एक ऐसा दोस्त तो होता ही है। बिल्कुल। दर्शक उस किरदार में अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। उस आम हरकत ने दर्शकों के दिल में एक अपनापन पैदा किया, और रिलेटेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर बन गई। रिलेटेबिलिटी, ये शब्द सच में 2020s के लिए सबसे सही है, क्योंकि आज के इस दौर में पंकज त्रिपाठी जैसी शख्सियत सबसे बड़े कॉमेडी किंग बन गए हैं। उनका स्टाइल बिल्कुल डेडपैन है, एकदम शांत और ठहरा हुआ। हाँ, मतलब वो आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और बिल्कुल ठहरी हुई आवाज में नॉर्मल सी बात करते हैं, और पूरा सिनेमा हॉल हंस पड़ता है। इस डेडपैन एक्टिंग का क्या मनोविज्ञान है? एक आम इंसान की तरह ठहराव से बोलना लोगों को इतना मजाकिया क्यों लग रहा है? अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें ना, तो पंकज त्रिपाठी की ये तकनीक असल में उम्मीदों को तोड़ने का खेल है। दर्शक हमेशा उम्मीद करता है कि कॉमेडी सीन में आवाज ऊंची होगी या हाथ पैर ज्यादा हिलाए जाएंगे, लेकिन वो ठीक इसके विपरीत करते हैं। वो अजीब स्थितियों में ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे सब्जी मंडी में आलू का दाम पूछ रहे हो। हाँ, बिल्कुल वही टोन। तो जब दिमाग किसी लाउड चीज की उम्मीद करता है और किरदार बिल्कुल शांत रिएक्ट करता है, तो उस ठहराव और उस हालात के पागलपन के बीच इतना बड़ा कंट्रास्ट बनता है कि लोगों की हंसी छूट ही जाती है। यानी उनका कुछ ना करना ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। उनकी आवाज का ठहराव दर्शक पर उतनी ही तेजी से असर करता है जितना कभी 90s में लाउड म्यूजिक करता था। ये सच में एक बहुत ही फास्ट पेस्ड और दिलचस्प सफर रहा है। बिल्कुल, 1950 से आज तक बहुत कुछ बदला है। हाँ, जहाँ पहले महमूद साहब की परफेक्ट टाइमिंग थी, वहाँ से गोविंदा के डांस और एक्सप्रेशंस, अक्षय कुमार की स्पीड, और अब पंकज त्रिपाठी के डेडपैन तक। स्टाइल भले ही बदलता रहा हो, लेकिन एक रूल हमेशा सेम रहा है, जो हंसाता है वो वही सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सोच जरूर छोड़ना चाहूंगी। आज जब एक सीरियस फेस वाले बाबूराव या बिल्कुल नॉर्मल बोलने वाले पंकज त्रिपाठी सबसे बड़े कॉमेडी किंग्स बन सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग के बीच की लकीर बिल्कुल ही मिट जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या हंसाने के लिए अब किसी खास कॉमिक टाइमिंग की जरूरत है, या सिर्फ हमारी आम जिंदगी की सच्चाई ही सबसे बड़ी कॉमेडी बन चुकी है? हमारी